आज के टॉपिक का नाम है अकाउंट करंट। अकाउंट करंट आप लोगों ने नाम सुना है कभी अकाउंट करंट का? नहीं सुना। करंट अकाउंट का नाम सुना है? ओके। करंट अकाउंट क्या होता है? जो बैंक में हम लोग खोलते हैं, मतलब जो भी बिजनेस करता है वो बैंक में करंट अकाउंट खोलता है बिजनेस के लिए, तो उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ये वो नहीं है, ठीक है? जो आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा करंट अकाउंट के बारे में, ये वो नहीं है, ये कुछ और है अकाउंट करंट। तो अकाउंट करंट है क्या, जरा पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझते हैं और फिर हम सीखेंगे कि अकाउंट करंट कैसे बनाते हैं और ये क्या है। जैसे मान लीजिए एक पार्टी है, वो दूसरी पार्टी के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस करती है। जैसे ए और बी है, वो दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। अब मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा बात करता हूं। मान लीजिए ए को 1 जनवरी को कुछ पैसे बी से लेने हैं, मान लीजिए 10,000 लेने हैं, तो मैं यहां पर जो रिसीव करने हैं उसको वो आर लिख देता हूं, ये लेने हैं, ठीक है? 15 फरवरी को इसको 15,000 देने हैं, ये पेबल है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए 20 अप्रैल को जाकर 50,000 रुपए लेने हैं, और यहां पर जाकर मान लो ये है 20 मई, यहां पर उसको 30,000 रुपए देने हैं। अब अगर नेट मैं आपसे पूछूं कि ए को बी से कितना लेना है, बता सकते हो? ए को बी से कितना लेना है? 10,000 और 50,000 लेना है, और 15 और 30 45,000 देना है। तो नेट पूछ रहा हूं मैं, कितना लेना है? 15,000 लेना है नेट। तो अगर 20 मई को जाकर बी ए को 15,000 रुपए दे दे, तो क्या सेटलमेंट हो जाएगा? फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा या नहीं? बोलो, कुछ और लेना देना रहेगा इसके अलावा? अगर मुझे आपको 10 रुपए देने हैं और आपसे 15 रुपए लेने हैं, तो मैं आपसे सीधा 5 रुपए ले लूं, ये नेट सेटलमेंट हो गया। यहां पर ये 15,000 अगर 20 मई को जाकर बी ए को दे दे, तो क्या सेटलमेंट हो गया या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जो नेट था वो तो दे दिया उसने। क्या लगता है, हो गया? सोचो, अरे इतनी तो आसान बात है यार। इंटरेस्ट लेगा, बिल्कुल सही बोला उसने। यहां सेटलमेंट अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? अगर ये 15,000 एक ही, मतलब जितनी भी ये अमाउंट है, अगर एक ही डेट को लेना होते और एक ही डेट को देना होते, तब आप 15,000 का नेट सेटलमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पर 10,000 लेने हैं, यहां 15 देने हैं, यहां 50 लेने हैं, यहां 30 देने हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को अमाउंट ड्यू है और रिसीवेबल है, यानी पेबल रिसीवेबल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ड्यू डेट्स को है। तो आप ऐसे सेटलमेंट नहीं कर सकते इसको। इसका सेटलमेंट होगा अगर नेट, तो वो इंटरेस्ट के साथ में होगा, ठीक है? आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था एवरेज ड्यू डेट, उसमें हम नेट सेटलमेंट निकालते थे, तो उसके लिए अलग से एक डेट निकाली जाती थी कि जिस डेट पर पेमेंट कर दो तो किसी भी पार्टी को लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो एवरेज ड्यू डेट इसीलिए निकाली जाती है कि अगर उस डेट पर पेमेंट कर दिया जाए, देयर विल बी नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। लेकिन अगर आप उस डेट को, एवरेज ड्यू डेट के अलावा किसी भी डेट को सेटलमेंट करते हो नेट, तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि मुझे 10 रुपए देने हैं और 15 रुपए लेने हैं, तो मैं कहूं सीधा मैं आपसे 5 रुपए ले लूं, तो मैं ये तभी कर सकता हूं जब उसी दिन 10 रुपए पेबल हो और उसी दिन 10 रुपए रिसीवेबल हो, तो 5 रुपए का सेटलमेंट हो सकता है।
नेट करके। लेकिन अगर मान लीजिए 5 रुपए मुझे, मतलब 10 रुपए मुझे देने तो आज है और 15 रुपए मुझे आपसे लेने 3 महीने के बाद है, तो सेटलमेंट नहीं हो सकता ये 5 का, फिर यहां पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो अकाउंट करेंट जो आप पढ़ने जा रहे हो, तो अकाउंट करेंट इज नथिंग बट सिंपल पार्टी अकाउंट। ये एक पार्टी का अकाउंट है, जैसे ए अपनी यहां बी का अकाउंट बनाएगा विद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, विद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप सिंपली, अगर मैं आपसे कहूं ए की बुक्स में बी का अकाउंट बनाओ या बी की बुक्स में ए का अकाउंट बनाओ, तो उसमें कुछ थोड़ी है, तो सिंपल है। आपने ए को सेल किया, मतलब ए ने बी को सेल किया, तो ए क्या एंट्री डालेगा? बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ए ने बी से गुड्स खरीदा, तो क्या एंट्री डालेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ए से कैश रिसीव किया बी ने ए को कैश पे किया, ए ने बी को कैश पे किया, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया। इसकी तो नॉर्मल एंट्री बनती है ना भाई, आप उस अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। तो सिंपल पार्टी अकाउंट तो है अलॉन्ग विद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसी को अकाउंट करेंट बोलते हैं। यानी अकाउंट करेंट में क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड में दोनों पार्टी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का एक पीरियड होगा। इस पीरियड में 3 महीने में आपस में ये लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, कभी गुड्स खरीदेगा, कभी बेचेगा, कभी कैश रिसीव करेगा, कभी कैश पे करेगा, कभी बिल ड्रॉ करेगा, कभी बिल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सेल रिटर्न होगा, सेल परचेज रिटर्न होगा, सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। आप एक पार्टी के अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करोगे और उसके बाद उस अकाउंट को दूसरी पार्टी को बनाकर भेजोगे अलॉन्ग विद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी उसे आप बताओगे कि आज की डेट में मुझे तुमसे कितना पैसा लेना है या कितना देना है विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में। तो वो जो अकाउंट एक पार्टी दूसरी पार्टी को बनाकर भेजती है, दैट इज कॉल्ड अकाउंट करेंट। समझ में आ गई बात? मतलब अकाउंट करेंट क्या है? एक सिंपल पार्टी अकाउंट है, बस एडिशन क्या है उसमें? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बस, और कुछ भी नहीं। अगर मैं आपसे कहूं ए की बुक्स में बी का अकाउंट बनाओ, तो ये एक सिंपल पार्टी अकाउंट है। अगर वो उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐड कर दूं, तो आपका अकाउंट करेंट बन जाएगा। तो मेन तौर पर आप इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हो? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखने वाले हो। ठीक है, पार्टी अकाउंट तो क्या है, नॉर्मल। आप अगर आपको जर्नल एंट्री आती है, आपके दिमाग में जर्नल है, पार्टी अकाउंट तो चुटकी में बना दोगे। ठीक है, मेन क्या है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। और वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो। उसके कई तरीके से आपको सिखाया जाएगा कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करिए कि अकाउंट करेंट क्या है। पहला पॉइंट लिखेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंट करेंट। मीनिंग ऑफ अकाउंट करेंट। मीनिंग ऑफ अकाउंट करेंट। लिखिए, अकाउंट करेंट इज ए सिंपल पार्टी अकाउंट along with calculation of interest. Account current is a simple party account along with calculation of interest. उसके बाद यहां लिखेंगे, दिस अकाउंट इज रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब होता है सेंड करना, बाई वन पार्टी टू अनदर पार्टी।
दिस अकाउंट इज रेंडर्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी showing amount receivable oblique payable with interest on a certain date for a certain period. मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर डेट पर कितना अमाउंट लेना है या कितना देना है इंटरेस्ट के साथ में, और एक सर्टेन पीरियड के लिए। सर्टेन पीरियड का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 जनवरी से 30 जून, 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 30 जून, कोई भी पीरियड हो सकता है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उतने पीरियड में आपस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे पार्टी के बीच में आपस में, ठीक है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट्स में लिखते हैं, एक पार्टी अकाउंट बनाते हैं। अलॉन्ग विद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक सर्टेन डेट को हम अमाउंट निकालते हैं कि कितना अमाउंट रिसीवेबल है या कितना पेबल है, यानी मेरे को आपको कितने पैसे देने हैं एक पर्टिकुलर डेट को या कितने लेने हैं विद इंटरेस्ट, वो ये अकाउंट शो करता है। ठीक है, तो एक पार्टी दूसरी एक पार्टी को ये अकाउंट बनाकर भेजती है। अब जैसे ए और बी दो पार्टी हैं, तो या तो ए बनाकर भेजेगा या फिर बी बनाकर भेजेगा। तो अगर ए बनाकर भेजता है इसको बोलते हैं अकाउंट रेंडर्ड बाय ए टू बी, और अगर बी बनाकर भेजेगा तो अकाउंट रेंडर्ड बाय बी टू ए। ठीक है, अब अकाउंट करेंट की जो हेडिंग होती है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है कि हम उसकी हेडिंग क्या दें। जैसे ए ने बी को अकाउंट करेंट बनाकर भेजा, तो इसकी हेडिंग क्या होगी, सबसे ऊपर तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, यानी किसकी बुक्स में है, और फिर लिखेंगे बी इन अकाउंट करेंट, बी इन अकाउंट करेंट। विद ए भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो अकाउंट करेंट विद बी। मतलब जो बी का अकाउंट है ना, उसको सीधा मैं ये नहीं बोलूंगा कि बीज अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ ए बीज अकाउंट, ये नहीं बोलूंगा, ये तो फिर सिंपल पार्टी अकाउंट हो गया। अकाउंट करंट बनाने के लिए आपको उसकी हेडिंग क्या देनी पड़ेगी, इन द बुक्स ऑफ ए, या तो लिख दो बी इन अकाउंट करंट फॉर द पीरियड इंडेड दिस दिस दिस, या फिर अकाउंट करंट विद बी। ठीक है जी, कि बी का अकाउंट करंट बना रहे हैं, बी का अकाउंट बना रहे हैं विद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो हेडिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर लिखिए हेडिंग, हेडिंग ऑफ अकाउंट करंट लिखिए। हेडिंग ऑफ अकाउंट करंट, assume there is two party A and B, दो पार्टी। अब मैं कहता हूं अकाउंट करंट इज रेंडर्ड बाय ए टू बी, तो हेडिंग क्या होगी जरा वो देखिए। अच्छा, मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं फॉर द पीरियड इंडेड, फॉर द पीरियड इंडेड जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च। तो यहां पर देखिए हेडिंग क्या होगी, सबसे ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, कौन बना रहा है बोलो, ए, तो इन द बुक्स ऑफ ए। फिर यहां लिखोगे बी इन अकाउंट करंट फॉर द पीरियड इंडेड 31 मार्च 2022 मान लो, ये हेडिंग होगी, और उसके नीचे फिर अकाउंट बनाओ।
ये हेडिंग होगा। अच्छा मान लीजिए अगर बी बनाकर भेज रहा है एक को, तो हेडिंग क्या होगी? इन द बुक्स ऑफ बी ए इन अकाउंट करेंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2022। जिस डेट को भी बना रहे हो, जिस डेट को एंड हो रहा हो उस डेट का, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका अकाउंट करेंट बनाने की हेडिंग। यानी हेडिंग क्या होगी? सबसे ऊपर लिखोगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है कि किसकी बुक्स में बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, यानी किसका अकाउंट बना रहे हैं हम अपनी बुक्स में। तो बी इन अकाउंट करेंट मतलब अकाउंट करेंट में अकाउंट किसका है? बी का, ठीक है। ये हेडिंग हो गया, लिख लिया सबने? अच्छा, आगे नंबर 3, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करेंट। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करेंट। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करेंट। सबसे पहला मेथड है इंटरेस्ट कॉलम मेथड। इंटरेस्ट कॉलम मेथड, ठीक है, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट कॉलम मेथड। प्रोडक्ट कॉलम मेथड, तीसरा मेथड है इपॉक मेथड। इपॉक मेथड लिखा तो है, EPOQUE, इपॉक मेथड। हेलो, इपॉक मेथड। और एक होता है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जो लास्ट वाला मेथड है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, ये कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही अप्लाई होता है, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। वो कहां अप्लाई होगा हम बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, इंटरेस्ट कॉलम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इपॉक मेथड, ये हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। और इन तीनों में से आप कोई सा भी मेथड लगा दो, आंसर सेम ही आना है। कोई सा भी मेथड लगा दो, बस कैलकुलेशन करने के तरीके अलग अलग है। इंटरेस्ट कॉलम मेथड में कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशन होती है, प्रोडक्ट में थोड़ा और अलग तरीके से होती है, और इपॉक थोड़ा इनसे डिफरेंट है। लेकिन इनमें से कोई भी मेथड लगा दोगे आंसर सेम ही आना है, यानी आंसर अलग नहीं होगा, ठीक है। तो अब जब आंसर सबके सेम है तो फिर अलग अलग मेथड बनाने की जरूरत क्या है? बस मजा आता है। अगर मान लीजिए एक ही मेथड दे देंगे तो फिर आप लोगों को कैसे मेहनत करने का मौका मिलेगा, है ना। एक डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो, याद भी रखने पड़ेंगे कुछ मेथड। अच्छा इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। तो देखिए हर जगह हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, आपको देखकर पता चल जाएगा कौन सा मेथड कब लगाना चाहिए, या एक मेथड दूसरे मेथड से किस तरह अलग है। जब हम पढ़ेंगे एक एक मेथड तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट कॉलम मेथड हेडिंग डालिए, और इसी के थ्रू हम लोग सारे मेथड समझ लेंगे। यानी एक मेथड अगर आप ढंग से समझ गए ना, तो बाकी सारे के सारे मेथड बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। बेटा मैं फिर तुम लोगों को फिर अलग ही बैठालना पड़ेगा मुझे, ये ध्यान रखना, अगर एक बार में नहीं मानोगे तो, ठीक है। समझ लो, तो लिखिए यहां पर
इंटरेस्ट कॉलम मेथड, इंटरेस्ट कॉलम मेथड। लिखिए जरा ये मेथड, क्या मेथड है पहले लिखिए फिर समझते हैं। लिखिए अंडर दिस मेथड interest is calculated on each transaction सेपरेटली या बोलो इंडिविजुअली। हर ट्रांजैक्शन पर बच्चों इंटरेस्ट जो है वो इंडिविजुअली या सेपरेटली निकालना पड़ेगा फॉर ए गिवन पीरियड ऑब्लिक डेज एट ए सर्टेन रेट। यानी हर ट्रांजैक्शन पर जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट कॉलम मेथड में वो अलग अलग होगा। मान लीजिए अगर आपके 10 ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं तो 10 पर इंटरेस्ट अलग अलग होगा, हर ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट अलग अलग। डेबिट साइड में 4 ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट साइड में 5 ट्रांजैक्शन है, सब पर इंटरेस्ट अलग अलग निकलेगा। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कॉलम मेथड। मतलब इंटरेस्ट का कॉलम बनेगा एक और हर ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट होगा और कितने दिन का, एक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए जाएंगे, उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा एक सर्टेन रेट से। रेट कुछ भी हो सकता है, 10%, 5%, 12%, 15%, जो भी हो उस रेट के हिसाब से। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहां पर इस मेथड को समझाने के लिए या कोई भी जितने भी मेथड्स हैं उन सबको समझाने के लिए मैं सारे आपको स्टेप लिखाऊंगा, लेकिन बाद में। पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, क्योंकि एक बार अगर हम बनाना सीख गए ना अकाउंट्स, उसके बाद जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं फिर मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा। मैं पहले उस अकाउंट के साथ साथ आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूंगा कि कैसे बनेगा। एक बार जब आपको दिख जाएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है, तो नोट डाउन करने में आपको फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप नोट डाउन करोगे तो और समझ में आएगा आपके। अभी अगर मैं पहले नोट डाउन करवाने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या नोट डाउन करवा रहा हूं। ठीक है, तो मैं पहले एक क्वेश्चन लेता हूं, एक एग्जांपल, वो समझ लीजिए एक केस स्टडी टाइप एग्जांपल होगा। यानी उसमें लगभग 90% चीजें कवर हो जाएंगी, जो इस चैप्टर की पूरी 90% चीजें हैं ना वो कवर हो जाएंगी सिर्फ एक एग्जांपल में। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना रह जाएगी और नोट डाउन करना रह जाएगा। तो आइए मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं और उसी क्वेश्चन को ही मैं आपको केस स्टडी के तौर पर करवाऊंगा। ये क्वेश्चन है और इसको मैं तीनों मेथड से करवाऊंगा आपको। समझे कौन कौन से 3 मेथड? इंटरेस्ट कॉलम मेथड, प्रोडक्ट कॉलम मेथड और इपॉक मेथड, तीनों मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी आप यहां देखिए, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर टेकिंग प्लेस बिटवीन राम एंड श्याम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी राम और श्याम 2 पर्सन हैं, उनके बीच में ये ट्रांजेक्शन्स हो रखे हैं। 1/18 को अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम श्याम, तो पैसे किसको लेने हैं? राम को लेने हैं श्याम से। अच्छा ये भी देख लो जरा कि अकाउंट करेंट कौन बना रहा है, नीचे लिखा होगा प्रिपेयर अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय राम टू श्याम फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2018 बाय फॉलोइंग मेथड। मेथड अभी छोड़िए, पहले ये देखिए कौन बना रहा है, बोलो। राम बनाकर किसको भेज रहा है? श्याम को भेज रहा है। तो हेडिंग क्या होगी? इन द बुक्स ऑफ राम, श्याम इन अकाउंट करेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। आइए अब मैं पढ़ता हूं।
अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम श्याम, यानी श्याम से अमाउंट लेना है राम को 20,000। फिर राम ने गुड्स बेचा श्याम को 15,000। फिर गुड्स परचेज किया श्याम से, फिर उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। फिर बिल ड्रॉन इन दिसंबर लास्ट ईयर इज नाउ ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। श्याम रिटर्न गुड्स विच इज सोल्ड ऑन 10/1/2018। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम बिल ड्रॉन इन नवंबर लास्ट ईयर इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। कैश पेड टू श्याम बिल एक्सेप्टेड ड्रॉन बाय श्याम फॉर 1 month। गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, बिल ड्रॉन ऑन श्याम फॉर 1 month, बिल एक्सेप्टेड ड्रॉन बाय श्याम फॉर 2 months। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। मतलब ये आपस के ट्रांजैक्शन ही तो है सब, कि गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा, कैश रिसीव करा, कैश पे किया, बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया, गुड्स रिटर्न हुआ, गुड्स रिटर्न आया, ये सारे ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इन्हीं एक एक ट्रांजैक्शन को हम लोगों को पढ़ना है और पहले उसकी पोस्टिंग करनी है, यानी एक अकाउंट बनाना। तो मैं आपको पहले एक एक स्टेप बताता चलूंगा कि कैसे हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले इंटरेस्ट कॉलम मेथड के हिसाब से करेंगे। इंटरेस्ट कॉलम मेथड में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहला स्टेप है ये। क्या स्टेप है? प्रिपेयर सिंपल पार्टी अकाउंट। पहला स्टेप क्या है? सिंपल पार्टी अकाउंट। सिंपल पार्टी अकाउंट मतलब राम की बुक में श्याम का अकाउंट बनाना है, क्योंकि राम बनाकर भेज रहा है श्याम को, तो श्याम का अकाउंट बनेगा राम की बुक्स में। यानी पहला स्टेप ये कि प्रिपेयर सिंपल पार्टी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राम, जो बनाकर भेज रहा है श्याम का अकाउंट बना लो। और इसके आगे अलोंग विथ ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हम साथ में ड्यू डेट निकालते चलेंगे। अब ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? जिस डेट पर पेमेंट लेना या देना होता है उस डेट को क्या बोलते हैं? ड्यू डेट बोलते हैं। अगर मैंने आज आपको गुड्स बेचा 1 महीने के क्रेडिट पर, तो फिर आज ड्यू डेट नहीं है, आज ट्रांजैक्शन की डेट है, ड्यू डेट आएगी 1 महीने के बाद। जैसे आज क्या डेट है? आज मान लीजिए 8 जून है, तो 8 जुलाई 1 महीने का अगर क्रेडिट है तो 8 जुलाई ड्यू डेट होगी। अगर 2 महीने के क्रेडिट पर बेचूंगा तो 8 अगस्त ड्यू डेट होगी। समझ गए? और यही अगर ड्यू डेट हम बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में निकालते हैं तो उसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे अगर 8 जून को मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 1 महीने का, तो उसकी जो ड्यू डेट होगी वो 8 से 8 1 महीना प्लस 3 डेज और ऐड कर दो उसमें, तो 11 जुलाई हो जाएगी। समझे? 11 जुलाई हो जाएगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं। बाकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो होता है सेल परचेज का, उसमें नॉर्मल डेट ही होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? प्रिपेयर सिंपल पार्टी अकाउंट अलोंग विथ कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन, यानी हर ट्रांजैक्शन की या हर पेमेंट की आपको ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए जरा एक पार्टी अकाउंट बनाते हैं। और पहले मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद फॉर्मेट आप बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट में काफी सारे कॉलम बनने हैं। ठीक है, तो पहले मैं बना लूं फॉर्मेट, उसके बाद आप बना लेना। आपको कॉपी अपनी कैसे रखनी है, वर्टिकल फॉर्मेट में या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, वो आप देखना कि आप कितने कॉलम बना सकते हो। ठीक, तो देखिए पहले हेडिंग डालता हूं, पहले मैं कॉलम बना लूं, उसके बाद आप बनाना। इन द बुक्स ऑफ राम, श्याम इन अकाउंट करेंट, अकाउंट करेंट फॉर दी पीरियड एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, ये तो हो गया हेडिंग। इसी के नीचे देखिए अब कॉलम बनेंगे। ये है डेट का कॉलम, डेट। उसके बाद यहां पर एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का कॉलम। फिर बनेगा अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अमाउंट।
अमाउंट के बाद यहां पर आएगा ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद एक कॉलम बनता है डेज का, और फिर आते हैं इंटरेस्ट का कॉलम। क्या ये खत्म हो गया? यह एक साइड है, ये एक साइड है, कौन सी? डेबिट साइड। इतने कॉलम, ठीक है, इतने ही कॉलम क्रेडिट साइड में, यानी पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, फिर ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद नंबर ऑफ डेज, और उसके बाद इंटरेस्ट। अब आप देख लीजिए आपकी कॉपी में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आएगा या वर्टिकल में? ठीक है, आप देख लीजिए, कॉपी अगर टेढ़ी करनी पड़े तो कर लेना। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, और फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, फिर यहां पर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ड्यू डेट, डेज, इंटरेस्ट। अच्छा, ऊपर मैं लिख देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इधर ऊपर लिख देता हूं। ये आपका फॉर्मेट हो गया, यानी ये इतने कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। अब बना लो जल्दी फटाफट। हाँ जी, क्या बात है, बड़ा बढ़िया स्केल लेकर आए हो। कितने में खरीदा? 30 रुपए। बढ़िया है। सीखो कुछ इससे, सीखो। ये पढ़ाई लिखाई की चीजें खरीदता है और तुम पता नहीं क्या क्या खरीदते हो। हाँ, तुम लोग सुट्टा खरीदते हो ना? देखा है मैंने कुछ बच्चों को सुट्टा लगाते हुए। तुमने इनवाइट ही नहीं किया, कहां से आते? देखो, अब हम लोग पार्टी अकाउंट बनाएंगे। सिंपली, बिल्कुल सबसे पहले नॉर्मल तरीके से एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाएंगे और उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। बिल्कुल पार्टी अकाउंट में मतलब क्या है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट वाला कॉलम यूज होगा, और जब ड्यू डेट निकालेंगे तो ड्यू डेट वाला कॉलम यूज होगा। बस अभी ये शुरू के 4 कॉलम यूज होंगे, डेज और इंटरेस्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आइए जरा पहला ट्रांजैक्शन ही पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम श्याम। हम राम की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम श्याम, इसका मतलब है ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है मतलब 20,000 रुपए लेने हैं राम को श्याम से। तो जब भी कोई ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल होता है ना, उसको लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। और यही अगर पेबल होता तो बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस होता ना तो बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि जो रिसीवेबल है ना वो एसेट है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है,
और जो पे बिल होता है वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है जी। तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले कौन सी डेट है? 1 जनवरी। आइए 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस बीडी कितना होगा? 20,000। हाँ जी। जो भी अमाउंट रिसीवेबल होता है किसी से वो हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है। अगर यही पेबिल होता तो लायबिलिटी होता, और लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी करके लिखते हैं। समझ गए? तो अमाउंट रिसीवेबल है तो टू बैलेंस बीडी 1/1/18 को। अच्छा, आगे आते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन की आपको ड्यू डेट कुछ नहीं दे रखी है तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वही ड्यू डेट हो जाएगी। तो यहां पर तो देखिए ये तो ओपनिंग बैलेंस है, इसकी ड्यू डेट तो यही होगी जो डेट है। तो क्या डेट है ये? 1/1/2018। आप 1/1 लिख दीजिए, इसके आगे ड्यू डेट। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस की ड्यू डेट वही होगी जो ओपनिंग डेट है, क्योंकि ये पिछले साल से बैलेंस चले आ रहे हैं, तो इसकी ड्यू डेट आज की ड्यू डेट मानी जाएगी, 1 जनवरी वाली। आगे 10 जनवरी 2018 को गुड्स बेचा श्याम को 15,000 का। पहले गुड्स बेचने की एंट्री बताओ क्या होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल सही। श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो श्याम का अकाउंट हम बना रहे हैं, तो श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स। श्याम अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स। आइए 10/1 को टू सेल्स कितना अमाउंट है? 15,000। सेल की एंट्री समझ में नहीं आई? राम की बुक में श्याम का अकाउंट बन रहा है। हाँ, तो राम एंट्री बना रहा है श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो श्याम के अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? भाई राम की बुक में श्याम का अकाउंट बन रहा है ना। अब राम एंट्री डाल रहा है श्याम डेबिट टू सेल्स, तो श्याम अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? टू सेल्स। नॉर्मल है ना? बोलो। श्याम डेबिट टू सेल्स। अच्छा, जरा देखना ट्रांजैक्शन की डेट तो है 10/1। क्या कोई क्रेडिट पीरियड दे रखा है? 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रखा है। तो बताओ इसकी ड्यू डेट क्या होगी? 10 फरवरी। 10 फरवरी इसकी ड्यू डेट हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे 10/2। 10/2। किसी को डाउट इसमें? नॉर्मल है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 18/1/2018 को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। आपने श्याम से गुड्स परचेज किया, बताओ एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, एंट्री बनेगी। अब बताओ श्याम अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? बाई परचेज। बाई परचेज आ जाएगा किस डेट को? 18/1 को। तो यहां लिखेंगे 18/1 को बाई परचेज। अमाउंट कितना है? 12,000 लीजिए। अच्छा, इसमें क्रेडिट पीरियड दे रखा है 20 डेज का। ये देखिए क्रेडिट पीरियड दे रखा है 20 डेज। 20 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रखा है। तो जरा बताना ड्यू डेट क्या होगी? 18/1 में 20 दिन ऐड करो, देख लेना 13 दिन बचे हुए हैं। 13 दिन फरवरी के। फरवरी में 12 दिन नहीं बचे हैं अभी, 13 दिन बचे हैं 18 के बाद। फरवरी में जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 7 फरवरी होगा। फरवरी में 18 के बाद अभी, जनवरी में 18 के बाद अभी 13 दिन बचे हुए हैं, है ना? अगर 30 दिन होते तो 12 बचे हुए होते, लेकिन जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो इसका मतलब 13 दिन और 7 दिन और जोड़ दो फेब के, तो कितने हो गए? 7 फरवरी। तो 7 फरवरी ड्यू डेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। नेक्स्ट 27 जनवरी 2018 को ड्रॉ किया एक बिल श्याम के ऊपर 2 महीने का।
बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जिसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हो। तो यहां पर पार्टी कौन है? श्याम। श्याम के ऊपर राम ने बिल ड्रॉ किया, तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। ठीक है, 2 महीने का बिल है, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो आइए जल्दी से फटाफट यहां लिखेंगे बाई बीआर, डेट क्या है 27 जनवरी, बाई बीआर अमाउंट कितना है 10,000। अच्छा, 2 महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है, तो 27 फरवरी तक 1 महीना और 27 मार्च तक 2 महीने। तो ओरिजिनल ड्यू डेट होगी 27 मार्च, लेकिन बिल है तो 3 दिन ग्रेस के ऐड होंगे, तो 30 मार्च। तो 30 मार्च जो है वो आपका ड्यू डेट हो जाएगा। समझ गए यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। 30/1 को बिल ड्रॉन इन दिसंबर लास्ट ईयर इज नाउ ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट 12,000। कहते हैं पिछले साल दिसंबर में एक बिल ड्रॉ किया था, वो ऑनर कर लिया गया। ऑनर मतलब उसके अगेंस्ट पैसे मिल गए। तो देखो मैं बता रहा हूं, जब बिल के अगेंस्ट अमाउंट मिल जाता है ना, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये एंट्री होती है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री बनती है। जब बिल ड्रॉ करते हैं तो बीआर अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और जब उस बिल के अगेंस्ट अमाउंट मिल जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो यहां कहीं पार्टी का नाम आया? यहां पार्टी का नाम नहीं आया, तो श्याम अकाउंट में इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी। जहां पर पार्टी का नाम नहीं आएगा वहां कोई पोस्टिंग ही नहीं होगी। इसकी एंट्री क्या बन रही है? कैश डेबिट टू बीआर। ये बीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाई कैश करके, और कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू बीआर करके, यानी श्याम अकाउंट का कोई संबंध नहीं है इससे। जब बिल ड्रॉ किया होगा आपने, तब आपने श्याम को क्रेडिट किया होगा उस वक्त दिसंबर में लास्ट ईयर। ठीक है, जब पैसे मिलते वक्त कैश अकाउंट टू बीआर एंट्री बनती है। समझ गए? अगर यही बिल डिसऑनर हो जाता मान लो, तो तब एंट्री बनती, तो एंट्री बनती श्याम डेबिट टू बीआर। क्या एंट्री होती? श्याम डेबिट टू बीआर। यानी जब बिल मिल जाता है, ऑनर हो जाता है, तो कैश डेबिट टू बीआर, और वही बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो पार्टी को डेबिट करते हैं और बीआर को क्रेडिट करते हैं। इन दैट केस पोस्टिंग होती टू बीआर करके उसके अकाउंट के डेबिट साइड। समझे यहां तक? ठीक है, बाकी इसकी डिटेल आप जब बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे सारा। तो यहां पर देखिए जरा, बिल ड्रॉन इन दिसंबर लास्ट ईयर इज ऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। तो इसका क्या होगा? इग्नोर करेंगे इसको, इसको कट कर देंगे। ठीक है, आगे 2 फरवरी को श्याम रिटर्न गुड्स विच इज सोल्ड ऑन 10/1/2018 3,000। हमने 10 तारीख को श्याम को कुछ गुड्स बेचा था, उसमें से उसने 3,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो बताओ एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। जब भी गुड्स बेचते हैं तो एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब वही गुड्स वापस आ जाती है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और डेटर्स कौन है यहां पर? श्याम। ठीक है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम एंट्री बनेगी। तो पोस्टिंग बोलो, श्याम अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई सेल रिटर्न। किस तारीख को? 2 फरवरी को बाई सेल रिटर्न। अमाउंट कितना है? 3,000। अच्छा, अब इसकी ड्यू डेट क्या लेंगे? अब इसकी ड्यू डेट क्या लेंगे? ड्यू डेट के बारे में जरा सुनिए। इसकी जो रिटर्न होती है उसकी ड्यू डेट क्या होती है? जो सेल रिटर्न हुआ है ना, अगर वो सेल की जो ड्यू डेट थी उससे पहले वापस हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो गुड्स वापस आया है आपके पास, तो ये देखो किस सेल में से आया है। जिस सेल में से आया है उसकी एक ड्यू डेट तो होगी ना, कोई ना कोई। अगर उस ड्यू डेट से पहले सेल रिटर्न हो जाता है तो सेल रिटर्न की ड्यू डेट वही होगी जो सेल की थी। सेल रिटर्न की ड्यू डेट वही होगी जो सेल की थी। अब देख लो जरा सेल की ड्यू डेट क्या थी। आपने ये जो 10/1 को सेल किया था ना, ये वाला ये देखो दिख रहा है, 10/1 को जो सेल किया था ना, उस सेल के अगेंस्ट ये रिटर्न आया है 3,000 का। तो बताओ इस सेल की ड्यू डेट क्या थी?
10/2, तो इस सेल रिटर्न की ड्यू डेट भी 10/2 होगी, क्योंकि ये 10/2 से पहले गुड्स वापस आ गया ना। और अगर मान लीजिए यही गुड्स वापस आता 15 फरवरी को, तो फिर जो डेट ऑफ रिटर्न है वही ड्यू डेट होती है। जो डेट ऑफ रिटर्न है वही ड्यू डेट होती है, यानी 15 फरवरी को ही फिर मैं ड्यू डेट मानता हूं। ये मैं आपको सारी बातें लिखवाऊंगा, एक एक चीज, अभी आप टेंशन ना लें, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको लिखवा दूंगा, सारी नोटिंग करवाऊंगा, जो लिख रहा हूं यहां पर, जो बता रहा हूं, जो बोल रहा हूं, वो सारी चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगा बात, ठीक है। तो फिर से सुन लो, अगर आपका जो सेल रिटर्न हुआ है वो सेल की डेट से पहले हो जाता है, तो जो सेल की ड्यू डेट थी वही सेल रिटर्न की ड्यू डेट होगी। लेकिन अगर सेल की ड्यू डेट के बाद में रिटर्न होता है, तो सेल रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी, मतलब सेल रिटर्न वाली जो डेट होगी वही ड्यू डेट हो जाएगी। समझ गए? तो यहां पर ड्यू डेट क्या होगी? 10 फरवरी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 4/2 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, 5,000 रुपए का, मतलब श्याम से कैश रिसीव किया। एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। ये एंट्री बन जाएगी तो बाई कैश हो जाएगा। बाई कैश किस डेट को? 4 को। 4 फरवरी को बाई कैश, अमाउंट है 5,000। अच्छा देखो, 4 फरवरी को कैश मिल रहा है तो यही ड्यू डेट होगी भाई, जिस डेट को पेमेंट हो रहा है वो वही ड्यू डेट होती है, तो 4 फरवरी ही इसकी क्या होगी? ड्यू डेट होगी। समझे? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 8/2 को बिल ड्रॉन इन नवंबर लास्ट ईयर, बिल ड्रॉन इन नवंबर लास्ट ईयर इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट। 9,000 रुपए को ये बिल डिसऑनर हो गया, 9,000 का बिल ये डिसऑनर हो गया। 8/2 को, पिछले साल नवंबर में आपने इसको ड्रॉ किया था। मैंने आपको बोला था कि बिल अगर ऑनर हो जाए तो एंट्री होती है कैश टू बी आर, और डिसऑनर हो जाए तो श्याम टू बी आर। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। तो पोस्टिंग होगी श्याम के अकाउंट में, होगी किस साइड में? डेबिट साइड में, टू बी आर, डेबिट साइड में टू बी आर, क्योंकि एंट्री बन रही है श्याम अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो श्याम डेबिट हो रहा है तो श्याम के डेबिट साइड में आ जाएगा टू बी आर करके। तो यहां पर लिखेंगे 8/2 को, यही इसकी ड्यू डेट थी। टू बी आर ब्रैकेट में डिसऑनर लिख देना जी। बेटा श्याम के साथ किए हुए ट्रांजैक्शन है ना सारे, अगर यहां पर लिख दे गुड सोल्ड तब भी आप मानोगे श्याम को ही बेचा है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन किसके साथ है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आर ट्रांजैक्शन बिटवीन राम एंड श्याम। समझे? तो क्या है? 9,000, ये 9,000 का था और इसकी ड्यू डेट भी बेटा यही थी, इसी डेट को आकर ये डिसऑनर हुआ। नेक्स्ट, कैश पेड टू श्याम 10 फरवरी को, बताओ एंट्री। श्याम डेबिट टू कैश, किधर पोस्टिंग होगी? डेबिट साइड में टू कैश, ठीक है। 10 फरवरी को टू कैश, अमाउंट कितना? 25,000, और ड्यू डेट भी यही होगी 10 फरवरी। समझे? 10 फरवरी, 25,000। आगे 18 फरवरी को बिल एक्सेप्टेड ड्रॉन बाई श्याम फॉर 1 मंथ, 6,000। यानी बिल ड्रॉ किया श्याम ने, एक्सेप्ट इस बार हमने किया, एक्सेप्ट हमने किया इस बार, मतलब हमारे लिए ये बीपी होगा। तो एंट्री क्या होगी? श्याम डेबिट टू बीपी। जब हम बिल ड्रॉ करते हैं तो एंट्री होती है बीआर टू श्याम, और जब वो ड्रॉ करेगा हमारे ऊपर तो श्याम टू बीपी, क्योंकि ये बिल हमारे लिए पेबल हो जाएगा। ठीक है, जो हम ड्रॉ करते हैं वो रिसीवेबल होता है, जो कोई हमारे ऊपर ड्रॉ करता है हमारे लिए क्या होता है? वो बीपी होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे श्याम डेबिट टू बीपी, 1 महीने का बिल है 18/2 को। तो आइए जरा फटाफट, यहां पर आ जाएगा 18 फरवरी को टू बीपी, कितना अमाउंट है? 6,000। अच्छा, 18/2 को, तो 18/2 से 1 महीने का बिल है, 18/2 से 1 महीना
18/3 और बिल है तो 3 दिन ग्रेस के भी ऐड होंगे, तो 21/3 आ जाएगा आपका ड्यू डेट। 21 मार्च इज ड्यू डेट। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात यहां तक, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुड सोल्ड टू श्याम 25/2 को, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो एंट्री और आ भी चुकी है एक बार। तो 25/2 को गुड सोल्ड टू श्याम 25/2 इधर लिख देंगे टू सेल्स, अमाउंट कितना है 30,000। अब सवाल है सर यहां पर क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं दे रखा, जैसे ऊपर जब सेल था तो उसमें 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रखा था, इसमें कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दे रखा। जब भी आपको क्रेडिट सेल मतलब क्रेडिट सेल का क्रेडिट पीरियड ना गिवन हो तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही ड्यू डेट मान लेना। जो ट्रांजैक्शन की डेट है दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्यू डेट। तो ट्रांजैक्शन की डेट क्या है 25/2, तो 25/2 को ही ट्रांजैक्शन की डेट है, वही आप इसको ड्यू डेट मान लो। ऐसे ही परचेज के केस में, अगर परचेज के केस में भी आपको कोई ड्यू डेट नहीं दे रखी तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही क्या मान लोगे ड्यू डेट मान लोगे, ठीक है। तो यहां पर आगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम 1/3 को 11,000, और इसमें भी देखिए कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दे रखा, तो क्या माना जाएगा, ये भी आपका जो 1 मार्च है वही आपका ड्यू डेट मान लिया जाएगा, समझ गए। तो यहां पर लिखेंगे बाई परचेज 1 मार्च को 11,000, और चूंकि कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही ड्यू डेट हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे है 18/3 को बिल ड्रॉन ऑन श्याम फॉर 1 मंथ। लीजिए श्याम के ऊपर एक और बिल ड्रॉ कर दिया, बीआर अकाउंट डेबिट टू श्याम 18/3 को बिल ड्रॉ किया 1 महीने का। आइए पहले तो बाई पी आर 18/3 बाई पी आर अमाउंट 8,000। अच्छा 8,000 का है, 1 महीने का बिल है, तो 18 से 18/4 और 21/4 क्योंकि 3 दिन ग्रेस के ऐड हो गए। एक ट्रांजैक्शन और रह गया है, बिल एक्सेप्टेड बाय श्याम फॉर 2 मंथ, ड्रॉन बाय श्याम फॉर 2 मंथ, यानी 24/3 को श्याम ने बिल ड्रॉ किया, हमने एक्सेप्ट किया, एंट्री श्याम 2 BP, तो 2 BP आ जाएगा। 24/3 2 BP अमाउंट है कितना 4,000, और इसकी डेट क्या होगी 27 मई। लीजिए सारे ट्रांजैक्शन हो गए, मतलब हमने पहला स्टेप क्रॉस कर दिया। पहला स्टेप क्या था, प्रिपेयर सिंपल पार्टी अकाउंट अलोंग विद ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है। सबकी ड्यू डेट भी हम साथ के साथ लिखते चले गए, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल बेसिक वाली चीजें कि गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा, कैश रिसीव किया, कैश पे किया, बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया, सेल रिटर्न, ये सब चीजें, ये सब बिल्कुल नॉर्मल, आप 11th-12th में पढ़ते हो, सारी चीजें अकाउंट बनाते हो। स्टेप नंबर 2, आपको हर ड्यू डेट से अकाउंट करेंट की डेट तक के दिन गिनने पड़ेंगे, ये स्टेप नंबर 2 है। कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट, यानी फ्रॉम ईच ड्यू डेट टू द डेट ऑफ अकाउंट करेंट, मतलब जैसे 1 जनवरी से 31 मार्च, जैसे 10/2 से 31 मार्च, 8/2 से 31 मार्च, 10/2 से 31 मार्च, 21/3 से 31 मार्च, 25/2 से 31 मार्च, 27 मई से 31 मार्च, समझे। इसी तरीके से 7/2 से 31 मार्च,
30/3 से 31 मार्च, 10/2 से 31 मार्च, 4/2 से 31 मार्च, 1/3 से 31 मार्च, 21/4 से 31 मार्च। दूसरा स्टेप है मेरा कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ईच ड्यू डेट टू डेट ऑफ अकाउंट करें। ये मेरा सेकंड स्टेप है, समझे? अच्छा, जब मैं नंबर ऑफ डेट अभी गिनूंगा, नंबर ऑफ डेज, तो मैं ओपनिंग बैलेंस को छोड़कर गिनूंगा अभी, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस में बाद में गिनेंगे। पहले आइए जरा 10/1 वाले ट्रांजैक्शन को, तो इसकी ड्यू डेट कितनी है? 10 फरवरी। तो 10 फरवरी से 31 मार्च तक कितने दिन हुए जरा बताओ? फरवरी में बचे 18 दिन और 31 दिन मार्च के, कितने हो गए? 49 डेज। ठीक है, 49 डेज, 18 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के। 8/2 से 31 मार्च, 20 और 31, 51 डेज। भाई 20 दिन फेब के बचे और 31 दिन मार्च के हो गए। 10/2 से 31 मार्च, फिर 49 डेज हो जाएगा। 21/3 से 31 मार्च, 10 दिन। 25/2 से 31 मार्च, 3 और 31, 34 डेज। और यहां पर निगेटिव में आएगा, देखो नंबर ऑफ डेज, क्योंकि ये 31 मार्च के बाद की डेट आ गई, तो 27 और 30, 57 डेज निगेटिव में आ जाएगा। आ जाएगा ना? इसको निगेटिव में लिख देंगे, जो निगेटिव में आएगा वो निगेटिव में लिख देंगे। बताइए, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? आगे देखो, आगे देखिए, 7/2 से 31 मार्च, बोलो 52 डेज। 30/3 से 31 मार्च, ये मैं बताऊंगा एक दिन, कुछ मुझे भी बताने दो। 10/2 से 31 मार्च, ये भी मैं बता सकता हूं, 49 डेज। बिना कैलकुलेट किए देखो कितनी तेजी से मेरा दिमाग चलता है ना? 4/2 से 31 मार्च, बोलो 50, 55 या 54? 55, ठीक है। 1/3 से 31 मार्च, 30 दिन, और इधर माइनस में आ जाएगा, 21 दिन माइनस में। लो जी, ये हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है, अभी इसमें क्या रह गया है? ओपनिंग बैलेंस वाला। बताना जरा, ओपनिंग बैलेंस आपके हिसाब से कितना आ रहा है? 89। ओपनिंग बैलेंस में आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है। अभी तक आपने देखिए जितने भी दिन गिने, सब में एक एक दिन छोड़ते चल रहे थे आप। कौन सा एक दिन? आप देख लो, ट्रांजैक्शन वाला दिन छोड़कर चल रहे थे, यानी ड्यू डेट वाला। जैसे 10 फरवरी से आपने 31 मार्च गिना, तो 10 वाला दिन आपने छोड़ रखा था। उसके आगे जितने दिन बचे फेब में, वो आपने गिने हैं 18 दिन। अगर आप 10 फेब वाला दिन भी जोड़ोगे ना, तो फरवरी में 19 दिन होंगे, फिर होते या नहीं? लेकिन आपने 10 वाला दिन छोड़कर बाकी जो 18 दिन बचे उसको चुना। इसका मतलब ड्यू डेट वाला दिन आपने छोड़ दिया। हर ट्रांजैक्शन में आपने देखो ड्यू डेट वाला दिन छोड़ा है, नंबर ऑफ डेज गिनते वक्त आगे के दिन से शुरुआत की है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस में आपको जो ड्यू डेट का दिन है वो भी नहीं छोड़ना, वो भी नहीं छोड़ना। मतलब जनवरी में 30 दिन नहीं लेने, पूरे 31 लेने। अब सवाल उठता है, सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ओपनिंग बैलेंस इस बार का ट्रांजैक्शन नहीं है। ओपनिंग बैलेंस पिछली बार के सारे ट्रांजैक्शन का एक निचोड़ है, एक बैलेंस है। तो जब आपने पिछली बार दिन गिने होंगे तो एक एक दिन ऑलरेडी छोड़ दिया होगा, तो इसमें आप दिन नहीं छोड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस में। समझ में आ गई बात? तो ओपनिंग बैलेंस कभी भी अगर होगा ना, तो उसमें सारे के सारे दिन लेना है, यानी पूरे के पूरे जनवरी में पूरे 31 दिन, फेब में 28 दिन और मार्च में 31 दिन, यानी पूरे 90 डेज होंगे। ठीक है? अगर मान लीजिए, अगर 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हुआ होता, मान लो 1 जनवरी को सेल हुआ होता और 1 जनवरी ड्यू डेट होती, तो फिर 89 डेज आते। फिर मैं जनवरी में 30 दिन गिनता, एक दिन वाला जो 1 तारीख वाला दिन है वो छोड़ देता। अगर ट्रांजैक्शन हुआ होता इस डेट को, जैसे मान लीजिए आपने इस साल कोई सेल किया होता, इसी पीरियड में 1 जनवरी को सेल किया होता आपने,
और 1 जनवरी उसकी कोई ड्यू डेट नहीं दे रखी होती, तो 1 जनवरी ही ड्यू डेट हो जाती, बोलो। तो इन दैट केस जनवरी में आपको 30 दिन गिनने होते, 1 तारीख वाला दिन छोड़ देते, तो 89 डेज होते टोटल। लेकिन ओपनिंग बैलेंस के केस में आपको एक भी दिन नहीं छोड़ना, समझ गए? तो नो डेज विल बी, नो डे विल बी लेफ्ट टू बी काउंटेड। आपको काउंट करना ही पड़ेंगे सारे दिन ओपनिंग बैलेंस के, क्योंकि पिछले साल आप छोड़ चुके होंगे जिनसे रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। तो पहला स्टेप था प्रिपेयर पार्टी अकाउंट अलोंग विद ड्यू डेट। दूसरा स्टेप था कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट टू अकाउंट क्रेडिट डेट। अब तीसरा स्टेप जरा क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ईच ट्रांजैक्शन फॉर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेटेड एट द रेट 10%। हर ट्रांजैक्शन पर जो आपने लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए, सबका इंटरेस्ट आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबका। अब जैसे देखिए, पहले 20,000 पर 10% के हिसाब से 90 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलो कितना इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कह रहा हूं मैं, 20,000 इंटू 10%, तो 2,000 इंटरेस्ट हुआ पूरे साल का, इंटू 90/365, 493। राउंड ऑफ कर देना, ठीक है? अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो राउंड ऑफ कर देना, और 0.5 या उससे कम है तो इग्नोर कर देना। तो 493। अच्छा, 15,000 इंटू 10% इंटू 49 डिवाइडेड बाई 365। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा भाई? अमाउंट इंटू रेट इंटू डेज डिवाइडेड बाई 365। 201, ठीक है। उसके बाद 9,000 इंटू 10% इंटू 51 डिवाइडेड बाई 365। 26 या 25? 26। अच्छा, उसके बाद 25,000 पर 49 डेज का 336। सब लोग एक साइड निकालना, फिर आंसर में डिफरेंस ना आए। 6,000 इंटू 10% इंटू 10/365, कितना? 16। ओके। उसके बाद 30,000 इंटू 10% इंटू 34 डिवाइडेड बाई 365, 279, ठीक है। और बताओ, 4,000 इंटू 10% इंटू 57 डिवाइडेड बाई 365, 62। और ये आ जाएगा माइनस में, ये आएगा माइनस 62। जो नंबर ऑफ डेज माइनस में थे उसका इंटरेस्ट भी माइनस में ही आएगा। बताइए, इधर का 12,000 पे 171, ठीक है। एक दिन का इंटरेस्ट 3 रुपए, ठीक है। 3,000 इंटू 10% इंटू 49/365, 40। लीजिए 40, 75, ठीक है। और 90, और इधर माइनस में 49, 46 माइनस में, लीजिए 46 माइनस में।
ठीक है यहां तक? ठीक, बोलो बच्चों बोलो, क्लियर है ना बात? अच्छा, ये तो हो गए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अब सुनिए जरा ध्यान से मेरी बात। जो डेबिट साइड का इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है इंटरेस्ट रिसीवेबल, और जो क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट होता है वो होता है इंटरेस्ट पेबल। समझे? तो आप ऐसा करो, इंटरेस्ट का टोटल लगाइए यहां पर, ये माइनस वाला माइनस कर देना 62, दोनों साइड का टोटल इंटरेस्ट बताइए। 1389, ओके 1389 और 333 लीजिए। 1389 यानी 1389 का इंटरेस्ट आपको लेना है और 333 का इंटरेस्ट आपको देना है। तो इसका मतलब बताइए, नेट इंटरेस्ट आपको लेना है या देना है? नेट इंटरेस्ट आपको लेना है कितना? मैं यहां पर निकालता हूं, नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल, नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल 1389 माइनस 333, बोलो 1056। ये इंटरेस्ट जो है वो आपको लेना है। 1056 रुपए का इंटरेस्ट आपको श्याम से लेना है, यानी राम को श्याम से लेना है। जी 1289, कैलकुलेटर का इलाज करवाओ। सबका 1389 है, तुम्हारा 1289, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्यों जी? अच्छा, इशारा भी करूं वो वाला? तो कह रहा सर ऐसे करो, कुछ तो गड़बड़ है। कितना है? 1289। अब भी एक मिनट चेक कर लो जरा। 493201 126 336 16 279 और माइनस 62 1389, यही है। अगर फिर भी कुछ ना हो दरवाजा तोड़ दो, और क्या। अगर फिर भी नहीं आ रहा, अब तुम दरवाजा तो तोड़ नहीं सकते तो अपना कैलकुलेटर तोड़ दो, यही हो सकता है और क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 1056 का जो इंटरेस्ट आपको लेना है श्याम से, बताइए ये जो इंटरेस्ट हमको लेना है हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंसेस? इनकम है ना, और सारी इनकम क्रेडिट होती है, तो इंटरेस्ट होगा क्रेडिट। और ये इंटरेस्ट किससे लेना है? श्याम से, तो श्याम को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री होगी श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है हमें लेना है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट, मतलब श्याम डेबिट टू इंटरेस्ट। और यही इंटरेस्ट अगर देना होता तो इंटरेस्ट डेबिट टू श्याम, ये एंट्री बन जाती। तो यहां पर आपको अकाउंट क्लोज करने से पहले, अभी अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, अभी सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, तो पहले आपको एंट्री डालनी पड़ेगी श्याम डेबिट टू इंटरेस्ट 31 मार्च को। तो यहां पर लिखेंगे 31 मार्च, आप लिखोगे यहां पर टू इंटरेस्ट, क्योंकि एंट्री आपने क्या बनाई? श्याम डेबिट टू इंटरेस्ट, तो श्याम अकाउंट के डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट। अमाउंट कॉलम में यहां लिखोगे कितना इंटरेस्ट लेना है उससे, 1056, ये अमाउंट कॉलम में लिख दोगे। और अब आप नेट अमाउंट निकालोगे कि आपको उससे कितना लेना है विद इंटरेस्ट या कितना देना है। तो यहां पर आ जाएगा 31 मार्च को बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, ये अमाउंट आपको उससे अब लेना रहेगा। कैलकुलेट कर लो कितना अमाउंट लेना रहेगा, टोटल लगाइए यहां पर, ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही आपको लेना रहेगा उससे। पहले डेबिट साइड का टोटल लगाइए, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज्यादा है तो दोनों तरफ डेबिट साइड का ही टोटल लिख दिया जाएगा, और जो बैलेंस सीडी आएगा वो यहां लिख दिया जाएगा।
जी 1,10,56 ठीक है 1,10,056 और इधर बैलेंस कितना बचेगा 6,10,56 ये बैलेंस है। यानी 31 मार्च को राम को श्याम से लेने हैं 61,056 रुपए विद इंटरेस्ट। वो ये अकाउंट करंट बनाकर भेजेगा श्याम को कि देख लो भाई ये ट्रांजैक्शन है, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है और मुझे तुमसे इतने पैसे लेने हैं विद इंटरेस्ट। ये बना कंप्लीट अकाउंट करंट। और कौन से मेथड से बनाया मैंने ये इंटरेस्ट कॉलम मेथड से। इंटरेस्ट कॉलम मेथड का मतलब एक इंटरेस्ट का कॉलम बना दिया और हर ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट मैंने क्या करा सेपरेटली कैलकुलेट किया है। ठीक है सेपरेटली कैलकुलेट किया है। बताओ मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली बार एक बार फिर से मैं स्टेप पहले बताता हूं आपको और फिर मैं उन सबको लिखवाऊंगा अभी आपको। सबसे पहली बार पहला स्टेप क्या होता है बोलो प्रिपेयर सिंपल पार्टी अकाउंट अलोंग विद ड्यू डेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ईच ड्यू डेट टू डेट ऑफ अकाउंट करेंट। तीसरा स्टेप क्या होता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ईच ट्रांजैक्शन या ऑन ईच आइटम फॉर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेटेड इन स्टेप 2। ठीक है और फिर आप डेबिट साइड का इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट पेबल होता है। नेट करके देख लो अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो नेट इंटरेस्ट पेबल होगा। अगर रिसीवेबल होगा तो डेबिट साइड में लिख देते हैं टू पार्टी का नाम क्या है श्याम, मतलब पार्टी अकाउंट में टू इंटरेस्ट सॉरी ठीक है टू इंटरेस्ट। और अगर डेबिट होता तो बाई इंटरेस्ट करके और फिर बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो सकता है या नहीं। अगर यहां पर है देखो ये बाई बैलेंस सीडी आया है इसका मतलब हमें ये पैसे लेने हैं श्याम से, और अगर टू बैलेंस सीडी आता तो ये पैसे हमें देने होते उसको। समझे। तो जनरली ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि अगर टू इंटरेस्ट लिखा है तो बैलेंस बाई बैलेंस सीडी आता है, हमें नॉर्मली लेना होता है। लेकिन कभी कभी रियर ऐसा भी केस हो सकता है कि बाई टू इंटरेस्ट लिखा है लेकिन फिर भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाता है तो फिर यहां पर टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। समझे। तो टोटल पहले दोनों साइड का लगाकर देख लेना किस साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का ज्यादा है। जो भी टोटल ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख दिया जाएगा और जिधर का टोटल कम है उतना बैलेंस टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी करके लिख दिया जाता है। ठीक है आइए मैं आपको अब लिखवाना शुरू करता हूं। आप लिखिए जरा फटाफट हेडिंग डालिए स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट अंडर इंटरेस्ट कॉलम मेथड। लिखिए स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट अंडर इंटरेस्ट कॉलम मेथड। इंटरेस्ट कॉलम मेथड में ठीक है पहला स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर पार्टी अकाउंट along with due date for each transaction। हर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट का कैलकुलेशन करोगे और वो लिख दोगे आप उसी के आगे अमाउंट के आगे। ठीक है अच्छा ड्यू डेट आप कैसे निकालोगे। ड्यू डेट is calculated
एज अंडर। ड्यू डेट हम कैसे निकालेंगे? ट्रांजैक्शन डेट प्लस क्रेडिट पीरियड। अगर 1 महीना है तो 1 महीना ऐड कर दो, अगर 20 दिन है तो 20 दिन ऐड कर दो, समझे? जितना भी डेज में दे रखा है तो डेज ऐड कर दो, मंथ में दे रखा है तो मंथ ऐड कर दो। अच्छा, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो 3 दिन ग्रेस के ऐड करने पड़ेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, इन केस ऑफ बिल 3 days extra are added। 3 days extra are added। तो 3 दिन ग्रेस के आपको ऐड करने पड़ेंगे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ किस केस में? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 डेज ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, आगे, इफ क्रेडिट पीरियड फॉर एनी ट्रांजैक्शन इज नॉट गिवन। अगर किसी ट्रांजैक्शन का क्रेडिट पीरियड नहीं गिवन है तो मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही ड्यू डेट ले लिया जाएगा। फिर आपको ड्यू डेट निकालने की जरूरत ही नहीं, समझे? इन दिस केस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज टेकन एज ड्यू डेट। जैसे आपने देखा था ऊपर के क्वेश्चन में, जब आपने सेल किया और क्रेडिट पीरियड गिवन था तो आपने क्रेडिट पीरियड ऐड किया, और जब आपने सेल किया उसमें क्रेडिट पीरियड गिवन नहीं था तो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन था उसी को आपने क्या मान लिया? उसी को ड्यू डेट मान लिया। ठीक है, अच्छा आगे लिखेंगे। अच्छा, ये सब पॉइंट बना लेना इन सब के। ये जैसे पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये बुलेट पॉइंट थर्ड हो गया, ये फोर्थ पॉइंट हो गया, ऐसे करके इसमें, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक पॉइंट और लिखिए, ड्यू डेट फॉर रिटर्न। और रिटर्न्स में सिर्फ सेल या परचेज, मतलब सेल नहीं है, सिर्फ दोनों, सेल और परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न भी हो सकती है और परचेज रिटर्न भी हो सकती है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इफ सेल ऑब्लिक परचेज रिटर्न is before due date of sale oblique purchase, then return due date will be same, which is for sale or purchase। अगर सेल और परचेज रिटर्न सेल और परचेज की ड्यू डेट से पहले हो जाती है तो सेल और परचेज रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी? जो सेल और परचेज की ड्यू डेट थी वही सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की ड्यू डेट होगी। जैसे आपने क्वेश्चन किया था, उसमें था कि 10 फरवरी सेल की ड्यू डेट थी और 2 फरवरी को वापस आ गया गुड्स, तो इस रिटर्न का जो ड्यू डेट होगा वो 10 फरवरी होगा, यानी जो सेल का था। लेकिन अगर मान लीजिए 15 फरवरी को गुड्स वापस आता
तो फिर जो डेट ऑफ रिटर्न है वही ड्यू डेट फॉर रिटर्न होगी। ठीक है जी। तो यहां पर लिखिए इफ, यहां लिखेंगे बट इफ रिटर्न इज आफ्टर द ड्यू डेट of sale oblique purchase, then return date will be taken as due date। जिस दिन गुड्स वापस आया उसी दिन को ड्यू डेट मान लिया जाएगा। ठीक है, यहां तक बताओ जरा। अब अगर ये चीजें मैं आपको पहले लिखवा देता तो आपके समझ में मुश्किल से आता। ठीक है, लेकिन आपने एक बार देख लिया कि हाँ कैसे कैसे होगा, तो अब आपकी आसानी से जो भी चीज मैं लिखवा रहा हूं आपके समझ में आता होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब एक चीज और सुनिए जरा। एवरेज ड्यू डेट में जब आप पढ़ते थे तो एवरेज ड्यू डेट में जब हम ड्यू डेट निकालते थे तो हम इस बात का ध्यान रखते थे कि ड्यू डेट में कोई हॉलीडे ना आ जाए बीच में। मान लीजिए अगर हॉलीडे आ गया तो एक दिन पहले या एक दिन बाद होता था। जैसे मैंने कहा 15 अगस्त को अगर ड्यू डेट आ गई, अब जैसे 15 जुलाई को आपने गुड्स बेचा एक महीने के क्रेडिट पर, तो आपका ड्यू डेट कौन सा होगा? 15 अगस्त। और 15 अगस्त को होती है छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे, तो फिर हम 14 को ले लेते थे ना। इसी तरीके से संडे को आता था, 26 जनवरी आता था, या आपका 2 अक्टूबर आता था, तो हम क्या करते थे एक दिन पहले। और कोई इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो एक दिन के बाद करते थे। कि जैसे मान लीजिए अगर 20 जून को मैंने गुड्स बेचा एक महीने के किराए उस पे क्रेडिट पीरियड पर, अब 20 जुलाई उसका ड्यू डेट है। अब 20 जुलाई को अचानक कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो फिर 21 को लेते थे। वो एवरेज ड्यू डेट तक सीमित था। अकाउंट करेंट में आपको हॉलीडे को ध्यान ही नहीं देना, हॉलीडे को कोई ध्यान नहीं देना, समझे? क्यों? क्योंकि यहां पर कोई हम सेटलमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या छुट्टी? तो किसी भी दिन बैठकर कर लो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस बात का कि अकाउंट करंट में अगर कोई 15 अगस्त को भी ड्यू डेट आ जाती है तो वो 15 अगस्त ही लेना। कोई 26 जनवरी को भी आ जाती है तो 26 जनवरी ही लेना। कोई संडे को भी आ जाती है तो वो संडे ही लेना। उसमें मत सोचना कि एक दिन पहले या एक दिन बाद। तो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन चीजों का हमें ध्यान नहीं रखना कि ड्यू डेट पर हॉलीडे आ गया या नहीं आया। हॉलीडे हो या ना हो, जो ड्यू डेट आएगी निकल कर वही हमको लेना है। समझे? तो एक नोट लिख लीजिए इसमें और कि हॉलीडे विल नॉट बी कंसिडर्ड। यहां लिखेंगे नोट, हॉलीडे will not be considered while calculating due date। ठीक है, ड्यू डेट्स कैलकुलेट करते वक्त हॉलीडे कंसीडर नहीं करना होता। 15 अगस्त को अगर आ गया तो 15 अगस्त ही ड्यू डेट है मेरी, उसमें कोई सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या था? प्रिपेयर सिंपल पार्टी अकाउंट अलोंग विद ड्यू डेट। आइए स्टेप नंबर 2। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 में क्या था बोलो? आपको तो पता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम each due date, calculate number of days from each due date to, बोलो बच्चों, each due date to date of account current। अकाउंट करेंट की डेट तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं अकाउंट करेंट की डेट तक का।
अच्छा, इसमें भी जरा एक नोट लिख लेते हैं। क्या नोट? डेट ऑफ या डे ऑफ ड्यू डेट, डे ऑफ ड्यू डेट will be excluded। जब आप नंबर ऑफ डेज गिनोगे तो जो ड्यू डेट वाला दिन है उसे छोड़ दोगे, आगे से गिनना है। जैसे 10 फरवरी था तो आप आगे से गिनना शुरू करते थे ना, 10 वाला दिन छोड़ देते थे, आगे लिखेंगे। बट किसमें दिन नहीं छोड़ना? हाँ, इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंस no day will be excluded। कोई भी दिन छोड़ना ही नहीं, सारे के सारे दिन गिनने हैं। अगर 1 जनवरी को आपका ओपनिंग बैलेंस था, वही ड्यू डेट है, तो इसका मतलब जनवरी में आपको 31 डेज गिन लेने हैं, 30 नहीं लेने, कोई भी दिन नहीं छोड़ना। तो ये था मेरा स्टेप नंबर 2। और अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या था बोलो? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ईच ट्रांजैक्शन सेपरेटली या इंडिविजुअली फॉर नंबर ऑफ days calculated in step 2। स्टेप 2 में जो आपने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए हैं, उसके उतने नंबर ऑफ डेज के लिए आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यहां पर बच्चों लिखोगे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट इनटू डेज डिवाइडेड बाई 365। अच्छा, अगर किसी ईयर में लीप ईयर आ गया तो फैब में लेंगे 29 डेज और डिवाइड करेंगे 366 से। लीप ईयर जानते हो? जो 4 से कट जाती है, ठीक है। जैसे 2000 हो गया, 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, ठीक है, 2016, 2020, अब आगे कौन सा आएगा? 2024, ठीक है। बोलो, क्लियर यहां तक? ठीक है। अच्छा, आगे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ डेबिट साइड इज इंटरेस्ट रिसीवेबल and interest of credit side is interest payable। ठीक है। डेबिट साइड का इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है और क्रेडिट साइड का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पेबल होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं जर्नल एंट्री लिख देता हूं। जर्नल एंट्री फॉर नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल, अगर नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो एंट्री होगी पार्टी डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है तो क्रेडिट होगा और पार्टी अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आया ना कि श्याम से 1056 रुपए हमको लेने हैं, रिसीवेबल था, तो आपने श्याम को डेबिट करके इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और अगर नेट इंटरेस्ट पेबल आ जाए तो और नेट इंटरेस्ट पेबल, बोलो एंट्री बोलो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू पार्टी अकाउंट लीजिए, तो ये आ जाएगा बाई इंटरेस्ट, पार्टी अकाउंट में बाई इंटरेस्ट। ये था हमारा इंटरेस्ट कॉलम मेथड। और इसके बाद तो आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, इंटरेस्ट लिखने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। तो स्टेप नंबर 4 में से कोई क्या स्टेप बनेगा, फिर भी लिख लो। चलो स्टेप नंबर 4, नाउ कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टी, पार्टी अकाउंट, जो पार्टी अकाउंट का है वो क्लोजिंग बैलेंस आप लोग निकाल लीजिए। ये स्टेप नंबर 4 है। बोलो, क्लियर होगी बात? क्या मुश्किल है ये? मैं तो ऊपर लिखना भूल गया, इतना आसान चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर। हाँ हाँ, थोड़ा वो तो है, मेहनत तो पड़ती है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में थोड़ा मेहनत तो है, लाइनें खींचने में और ज्यादा। हाँ अच्छा, और एग्जाम में बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर बार लगभग हर बार। हाँ हाँ, 5 नंबर। और क्या 50 नंबर का पूछवा दें? हाँ क्या, अब इतना बड़ा नहीं होता ये तो, एक केस स्टडी टाइप मैंने सारे ट्रांजैक्शन डाल दिए ना, उसमें इतने ट्रांजैक्शन नहीं होते, इसके आधे होते हैं, ये समझ लो। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 4-5 ट्रांजैक्शन होते हैं मुश्किल से, 2 डेबिट साइड में, 2-3 और 2 क्रेडिट साइड में। अब ये तो ये है कि मैंने आपको हर ट्रांजैक्शन लगभग इसमें डाल दिया है। अब कोई ही ट्रांजैक्शन आपको हो सकता है कि एक आधी ट्रांजैक्शन बचा हो जो कभी दिखे, बाकी लगभग सारे ट्रांजैक्शन जो हो सकते थे वो मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिए थे। ये क्वेश्चन मेरे खुद का बनाया हुआ है, ये किताब का नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैंने सारी चीजें इसमें लगभग डालने की कोशिश करी है, एक ही बार में सब कवर हो जाए। अच्छा, अब आप हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड था? इंटरेस्ट कॉलम मेथड। अब डालिए प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड लिखेंगे यहां पर प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट कॉलम मेथड। और प्रोडक्ट कॉलम मेथड में क्या होता है कि हम लोग इंटरेस्ट इंडिविजुअली नहीं निकालते, बल्कि एक ही बार में इंटरेस्ट निकाल लेते हैं टोटल प्रोडक्ट निकालकर। तो पहले इसमें जरा एक लाइन लिख लीजिए और फिर मैं समझाता हूं ये क्या है। लिखिए, अंडर दिस मेथड interest is not calculated individually, but it is calculated on total of product. टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट पर कैसे निकालते हैं, आइए वो मुझे आपको सिखाना है। अब देखिए, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे इतनी नहीं करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ हाँ, लाइनें खींचनी पड़ेंगी। लिखना है, लिख लो, लिख लो।
एक मिनट, मेरे को ये कॉपी करना है। हाँ, अब आप लोग सोचते होंगे काश आपके पास ऐसा ऑप्शन होता। क्यों जी? लेकिन अब देखो, सब कुछ आपको अगर अभी मिल जाएगा तो फिर सीए करके क्या करोगे, है ना? लो जी, मेरा तो ये यहां पर हो गया रेडी। इसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट मेथड से बनाऊंगा। अभी रुक जाओ, आप मत बनाना, अभी अभी बना लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। बताओ, इधर की डेट रहेगी तो भी हम देखा। इधर जरा बताना क्या क्या डेट थी। 1 जनवरी, 18, फिर कौन सी थी? 10 जनवरी, फिर 8 फरवरी और 10 फरवरी, 18 फरवरी। ठीक है, ये डेट थी। सुनिए जरा ध्यान से, मेरी बात को सुनना सब लोग। कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ये इंटरेस्ट को हटाएंगे यहां से। और यहां से ये इंटरेस्ट हटाकर आपको यहां लिखना है प्रोडक्ट। बस इंटरेस्ट कॉलम हटके क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर ड्यू डेट, फिर डेज और फिर प्रोडक्ट। मतलब इंटरेस्ट जहां था वहां क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। वही यहां पर सेम होगा। यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, प्रोडक्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी पहला स्टेप वही रहेगा कि प्रिपेयर पार्टी अकाउंट विद ड्यू डेट। दूसरा स्टेप डेज कैलकुलेट करने का रहेगा सेम तरीके से। तीसरा स्टेप जो है यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जगह क्या हो जाएगा? कैलकुलेट प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट होगा अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। तो 20,000 इंटू 90, अमाउंट बोलो कितना? 18 लाख। अभी ये इंटरेस्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट है। फिर बोलो 9,000, 15,000 इंटू 49, 7,35,000। ठीक है, उसके बाद 9,000 इंटू 51, 4 लाख कितना? 59,000, 459। अच्छा, 25,000 इंटू 49, 12,25,000। अच्छा, 60,000 इंटू मतलब 6,000 इंटू 10 तो 60,000। 30,000 इंटू 34, 10,20,000। और 4,000 इंटू 57, 2,28,000। और जरा ये माइनस में होगा ना, 228 का टोटल बताना। का टोटल बताओ प्रोडक्ट का। चलो पहले इधर बोलो कितना? 6,24,000। और इस वाले को मैं बताऊंगा 10,000। 3,000 इंटू 49, 1,47,000। ठीक है, 5,000 इंटू 55, 275। 11,000 इंटू 3, 30, 3,30,000। और 8,000 इंटू 21,
1,68,000 माइनस में ना, ठीक है जी। अच्छा, इसको जरा अभी मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि बाद में लिखना होगा। ये वाला मैं यहां से अभी मिटा रहा हूं, ठीक है, ये भी मिटा रहा हूं। बोलो इसका टोटल, बोलो दोनों का टोटल बोलो। अच्छा, इसका टोटल क्या है डेबिट वाले का? 50,71,000 और इधर का 12,18,000। चलिए, ये हो गया दोनों साइड का टोटल प्रोडक्ट का। डेबिट साइड का प्रोडक्ट, क्रेडिट साइड का प्रोडक्ट, ये टोटल में ये 61 माइनस किया है ना, और इधर ये माइनस किया है ना 228, ठीक है। डेबिट साइड के प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट निकालोगे वो इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, और क्रेडिट साइड के प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट निकालोगे वो इंटरेस्ट पेबल होगा। अब इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालेंगे। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, यहां मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपको मैं लिखने का मौका दूंगा, आप टेंशन ना लें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यहां लिखेंगे ऑन डेबिट प्रोडक्ट, ऑन डेबिट प्रोडक्ट। डेबिट साइड का प्रोडक्ट है 50,71,000, रेट क्या है इंटू 10%, और इंटू जानते हो क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 1/365, इंटू 1/365। 1 क्यों? क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई आप ऑलरेडी कर चुके हो डेज से, बस डिवाइड करने को रह गया था 365 से, तो आप एक साथ कर दो सबको। यानी पहले क्या कर रहे थे, सारों को इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे, यहां मैंने सारों को मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया, उसका टोटल लगा दिया। अब बस सबको एक साथ डिवाइड कर दो 365 से और इंटू रेट कर दो, तो बताइए ये वही आएगा शायद 1389, वही आ रहा ना जो डेबिट साइड का टोटल यहां आया था। देखो कि अलग अलग करके जो आया था 1389 वो एक ही बार में आ गया 1389। ऐसे ही डेबिट साइड का 333 आया था ना पिछले मेथड से, यहां पर भी देखिए वही आएगा ऑन क्रेडिट प्रोडक्ट। आप देखिए कितना है, 12,18,000 इंटू 10% इंटू 1/365। देखिए 333 आ रहा है, जो उधर आया था सबका अलग अलग जोड़कर 333 था, यहां पर एक ही साथ निकाल लिया हमने। और अब एक जादू दिखाऊं आपको, ये 1056 ही होगा नेट, है ना, नेट रिसीवेबल, नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब तुम लोग कहते होगे सर को जादू भी आता है, बताओ। अभी मैं तुमको एक जादू और दिखाऊंगा, अभी देखते रहो। ये 1056 बताओ इंटरेस्ट रिसीवेबल है या पेबल? रिसीवेबल, तो ये यहां लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट करके यहां आ जाएगा 1056, और बेटा बाई बैलेंस शीट में वही आएगा जो उसमें आया था 61056। ये भी जाते हुए देखो जी। कोई बात नहीं, 1 रुपया तो अपनी जेब में रखो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। 334 भी लिख देगा तब भी कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं। हाँ जी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात प्रोडक्ट मेथड से। ये प्रोडक्ट मेथड होता है। बताओ इंटरेस्ट वाला ज्यादा आसान है या प्रोडक्ट मेथड? बेटा दोनों ही आसान है, बस ये है कि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब ये वाला आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो खाली प्रोडक्ट निकाल लिया, लेकिन मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी इसमें भी। बस ये है कि इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग ना निकालकर एक साथ निकाल लेते हैं, बस यही है। अब आपको ये करना पड़ेगा नोट, जल्दी से फटाफट करो सब लोग नोट। बस अरे बस
हाँ जी, तो इसके नोट्स जो हैं जी, कैलकुलेशन क्या कह रहा है? हाँ, अरे यार, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट दो बार लिख दिया ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, ये नोट कर लिया ना सबने? ये जो मैंने 1056 जो है ना, ये पहले इंटरेस्ट रिसीवेबल निकाला, फिर इंटरेस्ट पेबल निकाला। मैं यहां पर नेट एक बार में भी निकाल सकता हूं इसको। कैसे? 50,71,000 में से आप क्रेडिट साइड का प्रोडक्ट माइनस कर दो। अब बताओ कितना प्रोडक्ट बचेगा? 38,23,000 इंटू 10% करो और इंटू 1/365 करो। देखो यही आता होगा। ठीक है, तो नेट करके आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहां और करके लिख दीजिए। मतलब नेट इंटरेस्ट आप टोटल ऑफ डेबिट प्रोडक्ट में से टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट माइनस कर दो, जो बचेगा वो नेट प्रोडक्ट होगा। नेट प्रोडक्ट पर नेट इंटरेस्ट निकल आएगा। समझे? अच्छा, लेकिन ये तभी होगा, ये बात ध्यान रखना है, ये तभी होगा जब डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट का रेट सेम हो, जैसे इस क्वेश्चन में था। कभी कभी क्या होगा, हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट का रेट अलग हो, कि डेबिट पर इंटरेस्ट अलग लगेगा और क्रेडिट पर इंटरेस्ट का रेट अलग होगा। इन दैट केस आप फिर ऐसे नेट करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे रखा है डेबिट पर आपको इंटरेस्ट लगाना है 10% और क्रेडिट पर लगाना है 5%, तो फिर इंटरेस्ट का रेट अलग अलग हो गया डेबिट क्रेडिट पर। उन दैट केस आप नेट अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको दोनों इस पर अलग निकालना पड़ेगा, इस पर अलग, और फिर नेट करना पड़ेगा। समझे? अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फिर नेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले करवाया। कितना? 3853। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो इसका मटेरियल है आप इस ऐप पर कर लेना। देखो ये ऐप है, ऐप का नाम, ये ऐप का नाम है। इस ऐप को आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लेना, और इस पे आपको स्टडी मटेरियल, सुनिए, स्टोर में जाना, या स्टोर से पहले ही आपको हो सकता है स्टडी मटेरियल का एक वो दिखता होगा। स्टडी मटेरियल में फिर आपको ऑप्शन दिखेगा सीए फाउंडेशन। ठीक है, और सीए फाउंडेशन में जो चैप्टर वहां पढ़े हुए वो उसमें दिख जाएगा। एवरेज ड्यू डेट होगा, अकाउंट करेंट होगा, तो अकाउंट करेंट वाले को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कौन सा है? ये वाला। ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां पर। अच्छा, अब आइए जरा मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं जो आपके बुक में है। यहां पर अभी इपॉक मेथड रह गया है, वो हम करेंगे अगली क्लास में करेंगे, लेकिन ठीक है। तो अभी तैयार रहना लाइनें खींचने के लिए, और घर पे जाकर भी लाइनें खींचना ही है तुमको। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको। हाँ, फॉर्मेट तो यही बनेगा, फॉर्मेट यही बनेगा। बस एक बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड जो होता है उसमें थोड़ा अलग होगा, लेकिन वो आसान है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप बनाना घर से। ठीक है, 1। इसके अलावा वैसे तो सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना, खाली अपने हाथ से बनाना, प्रैक्टिस करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बार सॉल्यूशन दे दिया क्या?
अरे 2 बार सॉल्यूशन छप गया, बताइए। 1 मिनट, 2 बार सॉल्यूशन छप गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल, सॉल्यूशन इसके दे रखे हैं, बस अभी इतना ही कर लेंगे 3 तक। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी छुट्टी नहीं हुई। मैं आपको वो कह रहा था सर ये 5 नंबर का क्वेश्चन 7 मिनट में हो जाएगा, ये पूछ रहे थे ना, एक बच्चा पूछ रहा था सर ये 5 नंबर का क्वेश्चन 7 मिनट में हो जाएगा, ये इतना बड़ा क्वेश्चन। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में जरा वो मैं आपको एक बार दिखा दूं, आप लोग भी कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो जी दिसंबर का पेपर ही उठाते हैं, ठीक है। दिसंबर का पेपर ही उठाते हैं, जो दिसंबर 21 में आया था वही उठाते हैं। लो जी ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, सुनो। हेलो, इस पर देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अकाउंट करेंट एज सेंट बाई ए टू बी। कौन भेज रहा है? ए भेज रहा है बी को। हेडिंग क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ ए बी इन अकाउंट करेंट फॉर द पीरियड एंडेड 38 जून 2021 बाई मीन्स ऑफ, लीजिए बोल भी दिया कौन सा मेथड लगाना है, प्रोडक्ट मेथड, और इंटरेस्ट का रेट है 6%। प्रोडक्ट मेथड से पूछ रहा है। अब क्वेश्चन देखो, बैलेंस ड्यू फ्रॉम बी 600 रुपए, तो टू बैलेंस बीडी करके आ जाएगा 600 रुपए। गुड सोल्ड टू बी 520, टू सेल्स आएगा। ड्यू डेट कोई दे रखी है, क्रेडिट पीरियड नहीं दे रखा, तो यही ड्यू डेट हो जाएगी। बी रिटर्न गुड्स, 18 जनवरी को बी ने गुड्स वापस कर दिया। बाई सेल्स रिटर्न, बताइए ड्यू डेट कौन सी आएगी? 18 ही आएगी, क्योंकि ड्यू डेट थी 11 और उसके बाद में वापस आ रहा है ना, तो 18 आ जाएगा। उसके बाद में 11 फरवरी बी पेड बाई चेक, बी पेड बाई चेक यानी बी ने पेमेंट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। फिर 5/14 को बिल एक्सेप्टेड ए, बी एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाई ए फॉर 1 मंथ, यानी हमने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, तो क्या एंट्री बनेगी? बी आर टू बी, बी ने एक्सेप्ट किया ना, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, कितने से? 300 रुपए से। 14 फरवरी, तो 14 मार्च प्लस 3 दिन ऐड कर दो, 17 मार्च। गुड सोल्ड टू बी, बी डेबिट टू सेल्स, इसमें भी जरा देखोगे यही ड्यू डेट ले ली जाएगी। और 15 मार्च को रिसीव्ड, 15 मई को रिसीव्ड कैश फ्रॉम बी, तो बाई कैश करके आ जाएगा 700 रुपए। बस इतने फिगर थे, आपसे अकाउंट करंट बनाने के लिए बोल रहा है। ये अकाउंट करंट वैसे इसमें बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस तरीके का। अब जैसे इसमें प्रोडक्ट मेथड बोला है, वैसे ही बोल सकता है कि इपॉक मेथड से बनाओ, वैसे ही बोल सकता है इंटरेस्ट मेथड से बनाओ, ठीक है। किसी भी मेथड से बोल सकता है बनाने को। अगर कुछ भी ना कहे तो आपकी मर्जी है, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से बना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं आगे के।